तो मैं कहता, हाँ अंकित, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा रेगुलर लेवल पे इसको कोर्स को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, और जो चीजें हैं थ्योरेटिकल पार्ट पहले कर लेते हैं, फिर साथ में लैब्स करते जाएंगे। ठीक है, मैं लैब्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, चाहो तो आप मेरे साथ कर लो, आप अपने आप से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्लाउड फ्रंट की बात करी थी, तो अगर आपको लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको क्लाउड फ्रंट की सर्विस के बारे में मिलेगा। क्लाउड फ्रंट की सर्विस में क्या है कि आप S3 में या लोड बैलेंसर के साथ में या एपीआई गेटवे के साथ में अपने वेबसाइट को इंटीग्रेट कर सकते हो या अपनी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, और क्लाउड फ्रंट के थ्रू आप ले सकते हो। लेटेंसी काफी कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये एडवांटेज आता है कि लेटेंसी काफी कम हो जाती है बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ एज लोकेशन। तो ये एक क्लास हुई थी, और इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक ठीक है। उसके बाद तो कोई क्लास हुआ नहीं था, तो वो नहीं है। और अब लैम्डा की बात हुई थी। लैम्डा हमने क्या किया था, लैम्डा का हमने प्रैक्टिकली लैम्डा हमने देखा था, है ना। अब एसक्यूएस क्यू रह गया था, तो एसक्यूएस क्यू की मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, तो लैम्डा का एग्जांपल है कि भाई आप एसक्यूएस क्यू के साथ में आप यूज कर सकते हो। और लैम्डा को जैसे मैंने बताया था, आपको एसएनएस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, एसक्यूएस के साथ कर सकते हो, इवेंट बेसिस पे कर सकते हो। काफी सारे एग्जांपल हैं जिसके साथ आप कर सकते हो। इसमें बने बनाए टेम्पलेट भी हैं। अब बात आती है कि एसक्यूएस क्या है। एसक्यूएस क्या है? सिंपल क्यू सर्विस, राइट। तो एसक्यूएस एक सर्विस है जिसका नाम है सिंपल क्यू सर्विस। और अगर मैं इसके बारे में आता हूँ, देखता हूँ अगर एसक्यूएस के कुछ नोट्स मिल जाए तो। देखो, एसक्यूएस क्या है, अगर मैं एसक्यूएस का एग्जांपल दूं, क्यू जानते हो, राइट। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, क्यू में जाते हो, तो क्या होता है, अगर आपके पास रेस्टोरेंट में सर्विस की सारी टेबल्स बुक हैं, तो आप एक क्यू बनाई जाती है। रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, क्यू बना देते हैं, है ना। और वो कहते हैं सर थोड़ा सा वेटिंग टाइम है, यही करते हैं। और जब रेस्टोरेंट में सीट खाली हो जाती है तो वो आपको आपको वो सीट्स दे देते हैं, आपको फिर सर्विस मिल जाती है। ऐसे ही होता है। बिल्कुल। यस नो मे बी, यस एम सर। आई ऑडिबल? हाँ, ठीक है। यस सर।
तो क्यू बस इसी काम के लिए आती है। क्यू कुछ नहीं है, दो तरीके की क्यू बनती है, एक बनती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक बनती है स्टैंडर्ड क्यू। दो तरीके की क्यू बनती है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, फीफो फीफो क्यू बोलते हैं उसको। उसमें क्या है कि ये इंश्योरिटी की जाती है कि जो सबसे पहले आएगा उसी की सर्विस सबसे पहले प्रोसेस होगी, ठीक है। ऑर्डर में प्रोसेस होगी। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में होता है कि कोशिश करी जाती है कि आपका प्रोसेस फॉलो हो जाए या आपकी क्यू नंबर जो है वो फॉलो हो जाए, बट जरूरी नहीं है, कोई पीछे से आया हो सकता है, डबल रिक्वेस्ट लग गया, तो ऐसा पॉसिबल है कि रिक्वेस्ट डबल प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो बेस्ट एफर्ट बेसिस के ऊपर होती है, बेस्ट एफर्ट बेसिस के ऊपर ये होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप। हाँ, तो दो तरीके की होती है, फीफो और स्टैंडर्ड क्यू, ठीक है। तो जब आप जाते हो तो बस क्यू का लॉजिक समझ में आया आपको, यही काम क्यू सर्वर के साथ करती है। तो हमें क्या करना होता है, कभी भी हमें लैम्डा का या अगर किसी भी सर्वर की प्रोसेसिंग होती है, हमें लगता है कि वहां पे डिले होगा, तो क्या करेगा, सर्वर रिक्वेस्ट को फेल कर देगा, ठीक है। उस सर्वर के रिक्वेस्ट के फेलिंग टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू के साथ अपनी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो उस क्यू में अगर कभी डेटा प्रोसेस नहीं होता तो जितने भी एंट्रीज हैं वो क्यू के अंदर स्टोर हो जाती हैं। अब वो क्यू के साथ स्टोर हो जाते हैं, जैसे जैसे सर्वर फ्री होता जाता है तो वहां पे वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होते जाती हैं। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये है कि भाई आपकी जो सर्वर है वो रिजेक्ट नहीं करता जो आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है। तो इसकी वजह से वेब सर्विस दैट गिव्स यू एक्सेस टू अ मैसेज क्यू दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर मैसेजेस व्हाइल वेटिंग फॉर अ कंप्यूटर टू प्रोसेस देम। SQS is distributed queue system that enables web service application quickly and reliably message that one component in the application generate to the consumer by another component. A queue is temporary repository, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया temporary repository for messages that are awaiting for processing. Using SQS queue, we can decouple the components of an application so that they can run independently using Amazon SQS easing message management before between components. Any component of a distributed application can store messages in a file system. तो वो आपके ऊपर है कि आप किस 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 कंपोनेंट के साथ SQS को लगाना चाहते हो. Any component can later retrieve the message programmatically using the SQS API. तो बेसिकली अगर आप SQS को यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कोड के थ्रू इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कंपोनेंट वन आया, कंपोनेंट वन ने एक मैसेज सेंड किया ए को, ठीक है, क्यू में सेंड किया, कंपोनेंट वन ने एक मैसेज क्यू में सेंड कर दिया। अब यहाँ पे टाइम आउट लगा हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट टू ने क्या किया, कंपोनेंट टू रिट्रीव मैसेज ए फ्रॉम द क्यू एंड द विजिबिलिटी टाइम पीरियड स्टार्ट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट टू है, कंपोनेंट टू ने यहाँ पे मैसेज को देखा कि भाई एक मैसेज आ गया, अब यहाँ से विजिबिलिटी टाइम स्टार्ट हो गया कि भाई यहाँ से सिस्टम में प्रोसेस होना है। कंपोनेंट टू प्रोसेसेस मैसेज, कंपोनेंट टू क्या है, सर्वर है यहाँ पे, तो उसने क्या किया, मैसेज को प्रोसेस कर दिया एंड डिलीट इट फ्रॉम द क्यू, तो यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक, ड्यूरिंग द विजिबिलिटी टाइम आउट पीरियड। तो ये पीरियड क्या है, यहाँ पे विजिबिलिटी टाइम आउट था कि भाई इस टाइम में कोई और रिक्वेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो डेटा उस प्रोसेस हो गया तो उन्होंने क्या किया, डेटा प्रोसेस करने के बाद में इसको डिलीट कर दिया रिक्वेस्ट को, अब कोई और नहीं लेगा। अगर विजिबिलिटी टाइम आउट निकल गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो डेटा दोबारा से अपीयर हो जाएगा और कोई और सर्वर उसको प्रोसेस कर सकता है। तो कंपोनेंट वन यहाँ पे सेंडर हो गया, कंपोनेंट टू यहाँ पे रिसीवर हो गया या सर्वर हो गया। टू टाइप ऑफ क्यूज होते हैं, स्टैंडर्ड क्यू एंड फीफो क्यू, ठीक है। फीफो क्या करेगा, फीफो सेम चीज, जैसा नाम है कि फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, इट डिलीवर एग्जैक्टली वन टाइम, ठीक है। The order in which messages are sent and received is strictly preserved and message is delivered once and remains available until a consumer process and deleted. Duplicates are not introduced in queue. FIFO queues also support messages group that allows multiple ordered messages group within a single queue. FIFO queues are limited to 300 transactions per second, but have all the capabilities of standard queues. तो स्टैंडर्ड वाले सारे फीचर हैं, लेकिन उसके साथ में क्या है कि 300 मैसेज ट्रांजैक्शन पर सेकंड ये कर सकता है फॉलो। स्टैंडर्ड में क्या होता है, अच्छा अभी देखते हैं। SQS इज पुल बेस नॉट पुश बेस।
तो यहाँ पे पुल किया जाता है, रिक्वेस्ट क्या होगी, पुल होगी। मैसेजेस आर 256 KB इन साइज, मैसेज का साइज कितना है, 256 KB है। मैसेजेस कैन बी केप्ट इन द क्यू फ्रॉम 1 मिनट टू 14 डेज। अब अगर आपको 14 डेज से ज्यादा की क्यू चाहिए तो दूसरी सर्विस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि मैसेज 14 डेज के अंदर प्रोसेस हो जाएगा मैक्सिमम, तो ये आप क्यू को यूज कर सकते हो। Visibility timeout is the amount of time that the message is invisible in the SQS queue after a reader picks up the message. तो जैसे रीडर ने मैसेज पिक किया उसके बाद उतने टाइम के लिए इनविजिबल हो गए, जितना विजिबिलिटी टाइम आउट है। प्रोवाइडेड द जॉब इज प्रोसेस बिफोर द विजिबिलिटी टाइम आउट एक्सपायर, तो जितना विजिबिलिटी टाइम है उससे पहले मैसेज प्रोसेस हो जाना चाहिए। The message will then be deleted from the queue. If the job is not processed within that time, the message will become visible again, and another reader can process it. This could result in the same message being delivered twice. SQS guarantee that your message will be processed at least one time. ठीक है। SQS long polling is a way to retrieve messages from polling होते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बोला pull करता है, ठीक है। तो SQS की long polling is a way to retrieve messages from your Amazon SQS queue, while the regular short polling returns immediately even if the message queue being polled is empty. मान लो empty है तब भी वो poll करता रहेगा, ठीक है। तो long polling does not return a response until a message arrive in the message queue or long polling time or the long poll timeout. अब मान लो आपका 14 डेज से ज्यादा है इसका पीरियड, तो क्या होगा, उसके लिए दूसरा वर्क फ्लो है जिसको बोलते हैं सिंपल वर्क फ्लो, ठीक है। तो SQL और SWF में क्या डिफरेंस है, SQL has a retention period of 14 days while SWF up to 1 year। तो वहां पे आप वर्क फ्लो डिफाइन कर सकते हो और उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। Amazon SWF present a task oriented API whereas Amazon SQS offer a message oriented API। तो वहां पे टास्क चलते हैं, यहाँ पे मैसेज है। SWF ensure that a task is assigned only once and never be duplicated। तो वहां पे जो SWF में टास्क होते हैं वो सिर्फ वन टाइम असाइन, वो पूरा का पूरा मतलब सिस्टम फ्लो होता है कि जहां पे आपको टास्क दे दी जाती है। With Amazon SQS, you need to handle duplicated messages and may also need to ensure that a message is processed only once, right? Amazon SQS SWF keep track of all the tasks and events in an application. With Amazon SQS, you need to implement your own application. SQS के साथ को आपको अपनी एप्लीकेशन खुद से बनानी पड़ती है, ठीक है। लेवल ट्रैकिंग स्पेशली इफ योर एप्लीकेशन यूज मल्टीपल क्यूज। तो अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं आपको तो क्यू कैसे बना सकते हो, एक बार वहां पे देख लेते हैं कंसोल में। इसका सर यूज केस क्या है बेसिकली, ये नहीं समझ में आया मुझे। यूज केस ऐसे है जैसे जैसे आपने क्या किया, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, ठीक है। पेटीएम की एप्लीकेशन बनाई, आपने बोला कि आप हमें पेटीएम कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, राइट। अभी काफी सारे लोगों ने यूजर्स ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब वो ट्रांजेक्शन जा रही है, ठीक है। अब डेफिनेटली एक पेटीएम का सर्वर होगा जो प्रोसेस कर रहा होगा उस रिक्वेस्ट को, यस नो मे बी, जी। ठीक है। तो वो जो सर्वर प्रोसेस कर रहा है उसके पास थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही हैं, ठीक है। सर्वर की कैपेसिटी है, अगर मान लो सर्वर की कैपेसिटी फुल हो गई तो वो क्या करेगा, बाकी ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। भाई जो अगर कुछ बीच में कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई मीडिएटर है ही नहीं, तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन आई, ट्रांजेक्शन की कैपेसिटी है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सर्वर की कैपेसिटी है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसको सिंपली रिजेक्ट कर देगा। अब इस केस में क्या हो सकता है, कई बार सर्वर मान लो बिजी रहा, सर्वर में हो सकता है टेम्परेरी बिजी रहा, या सर्वर में कुछ अदर यूनिटी चल रही थी और सर्वर स्लो हो गया, ठीक है। उस टाइम पे रिक्वेस्ट वेस्ट ना हो तो क्या किया हमने, उसको एक क्यू के साथ में इंटीग्रेट कर दिया। तो हमने बोला जो भी ट्रांजेक्शन जा रही है वो क्यू के थ्रू जाए, ठीक है। बस तो क्यू के थ्रू लगने से क्या हुआ कि अगर तो सर्वर की कैपेसिटी है तो वो प्रोसेस कर रहा है, नहीं है तो हमने क्या किया, उसको क्यू के अंदर स्टोर कर दिया। जैसे ही सर्वर फ्री हो जाता है, जैसे ही कैपेसिटी मिलेगी, एसक्यूएस लॉन्ग पोलिंग कर रहा है, पोलिंग के थ्रू
वो आगे देखेगा कि हाँ नया मैसेज कोई आया है, हाँ आया है, आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। सर उस पर ट्रांजैक्शंस में ही ऐसे चलता है, लाइक जो आपकी यहाँ पे रियल ट्रांजैक्शन टाइम काम में। एप्लीकेशन, ये जितनी ट्रांजेक्शन चलती है ना, ये सब हम्म, एसक्यूएस के साथ इंटीग्रेटेड होती है, क्योंकि इसका यूज केस ऐसा है कि काफी ज्यादा यूज होती है। जैसे S3 बकेट है ना, S3 सर्विस है, वो काफी यूज होती है, तो SQSQ इसी तरीके से काफी ज्यादा यूज होती है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट है ना, तो ये सिंपल क्यू सर्विस है। 1 मिलियन रिक्वेस्ट आपको मिलती है फ्री एवरी मंथ। ये प्रोड्यूसर हुआ, Amazon SQSQ ये कंज्यूमर हुआ। तो एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, बीच में आपका SQSQ है, ठीक है। कंज्यूमर क्या करता है, पोलिंग करता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नया आया क्या क्यू में, कुछ नया आया क्या क्यू में, इस तरीके से। EMS नासा ये इनके कुछ क्लाइंट्स हैं। अब देखो, पेट्रोलियम रिटेलर्स यूज केस बताए हुए हैं इन्होंने, है ना, तो यूज केस देख सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ नॉर्मली मिल जाती है। Petroleum retailers in Australia are improving the performance and safety of their services station with an AWS IoT-enabled solution called Fuel Suite from EMS. Fuel site schedule messages to and from the edge services by using SQS. NASA Image and Video Library provides easy access to thousands of images, audio recording, and videos, documenting NASA more than half of a century of achievements in exploring the vast unknown. The architecture include SQS, तो उन्होंने डिटेल नहीं दी है, डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो कैसे, किसी भी एप्लीकेशन के साथ लगा लो आप, कोई भी आपने एक मान लो वो बना रखा है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी पेटीएम वाला, है ना। इसी तरीके से आपका एयरलाइंस में, अगर आपने एयरलाइंस का एप्लीकेशन बना रखी है और मान लो वो आपका सर्वर पे लोड ज्यादा है ना, तो उसको क्यू के साथ इंटीग्रेट करा दिया और कुछ नहीं। दो क्यू है, स्टैंडर्ड और फीफो, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। नॉर्मली क्या है, हम स्टैंडर्ड क्यू यूज करते हैं, फीफो जिस तरह जैसे पेटीएम या इस तरीके की ट्रांजेक्शन है यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट क्यू, विजिबिलिटी टाइम आउट 30 सेकेंड्स है बाय डिफॉल्ट, है ना, और शुड बी बिटवीन 0 सेकेंड एंड 12 आवर्स। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है अगर वो सर्वर पे आई तो वो 30 सेकेंड के अंदर एक्चुअली प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। मैसेज साइज मैक्सिमम 256 KB हो सकता है। रिटेंशन पीरियड क्यू के अंदर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 14 डेज, राइट। डिफॉल्ट कितना है, 4 डेज, जो हम लोग बात कर रहे थे। सर्वर साइड इंक्रिप्शन रखना चाहते हो तो आप बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। एक्सेस पॉलिसी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि क्या एक्सेस पॉलिसी है, डिफाइन हु कैन एक्सेस योर क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो क्यू ओनर है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ वो ही इसको एक्सेस कर पाए क्यू को, तो वो है। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर AWS अकाउंट IAM यूजर्स या रोल ही एक्सेस कर पाए, तो वैसा भी आप सेटअप कर सकते हो, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरीके से कि कौन कौन से अकाउंट है, तो प्रिंसिपल में अकाउंट ऐड करते जाओ, एक्शन तो यही है, ठीक है, और किस रिसोर्स को करना है, हमारी क्यू को करना है, ठीक है। या आप सिर्फ क्यू ओनर को करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। हु कैन रिसीव योर मैसेजेस फ्रॉम द क्यू, तो ये कंज्यूमर हुआ, ठीक है। इसमें भी अगेन कि सिर्फ आप चाहते हो क्यू ओनर कर पाए या पर्टिकुलर अकाउंट ओनर जहाँ पे आपके सर्वर होस्टेड है ना, पर्टिकुलर अकाउंट जहाँ पे सर्वर आपके होस्टेड है वो कर पाए, तो आप वैसा सेट कर सकते हो। डेड लेटर क्यू को एनेबल कर सकते हो। डेड लेटर क्यू क्या है, अगर मान लो कुछ मैसेज हैं जो प्रोसेस नहीं हो पाया, समहाउ किसी वजह से प्रोसेस नहीं आ पाए, तो वो एक्चुअली क्या होगा, या तो वो वेस्ट कर देगा सर्वर, ठीक है, तो उसकी लॉग वगैरह नहीं मिलेंगी, या फिर आप उसको किसी और क्यू के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हो। तो क्यू का नाम लिख दो, आप क्यू किसी और क्यू के अंदर आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप एक और क्यू बना दो और उसके अंदर भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, या आप चाहो तो ये अपने आप ही एक क्यू बना देगा, वो उसमें भी आप स्टोर कर सकते हो।
बाकी तो टैग्स है। तो क्यू बनाना सिंपल है, यहाँ पे आपने क्यू बनाया, अब यहाँ पे जितने भी डेड लेटर्स के आ जाएंगे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एसएमएस टॉपिक, एसएनएस टॉपिक के साथ में सब्सक्राइब कर सकते हो, तो क्या है कि जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी कि कितने क्यू प्रोसेस हुए। बाकी जो ऑप्शंस हमने डिफाइन किए थे वो सारे आपके यहाँ पर आ गए। अब आपने क्या किया, देखो एक ये एग्जांपल है, टेस्ट मैसेज एसक्यूएस क्यू को आपने एक मान लो मैसेज सेंड किया, ठीक है। आपने बोला टेस्ट मैसेज आपने सेंड किया, अब यहाँ पे रिसीविंग एंड पे क्या हो रहा है, पोल होगा, ठीक है, कि कुछ नया मैसेज आया क्या। तो आपने देखा हाँ एक मैसेज आया, ठीक है। यहाँ पे आपका मैसेज पोल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको एप्लीकेशन के साथ में इंटीग्रेट कर देंगे, क्यू का ARN है यहाँ पे, आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ARN ये है और URL आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन जो बनाओगे उसको बस इसके साथ इंटीग्रेट कर दोगे। आई थिंक मेरे ख्याल से एक ना यहाँ पे आपको मैं अगर ऑप्शन दिखाऊं तो इस तरीके से होता है। डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि यहाँ पे आपका इवेंट नोटिफिकेशन, हाँ टेस्ट टू, मान लो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, तो डेस्टिनेशन क्या है, एसक्यूएस क्यू को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर कौन हो गया यहाँ पे, इस केस में प्रोड्यूसर कौन हो गया, S3। S3 बकेट, ठीक है। तो जैसे ही S3 बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, आपने उसमें एक इवेंट लगा दिया, क्या इवेंट लगा दिया, उस इवेंट पर वैसे ही वो फॉरवर्ड हो जाएगा क्यू के अंदर, ठीक है ना। तो वैसे ही वो एक क्यू के अंदर फॉरवर्ड हो जाएगा, आपने बोला और आपने उसको सेव कर दिया, तो क्यू नहीं होगी ये। तो आपने उस क्यू का ARN डाल दिया, जैसे हमने टेस्ट क्यू बनाई है, ठीक है, उसके अंदर आपने वो डाल दिया और आपने इसको सेव कर दिया। तो अब ये प्रोड्यूसर हो गया। सेम वे में हमने क्या किया, इसको एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर देंगे किसके साथ में, सर्वर के साथ में। अब सर्वर क्या करेगा वहां पर, सर्वर क्या करेगा वहां पे, सर्वर जो है इसको प्रोसेस कर देगा, जैसे ही क्यू के अंदर मैसेज आएगा वहां से इसको प्रोसेस कर देगा, बस इतना काम है सर। ये तो सर्वर क्यू तो कोई और है, हमने तो टेस्ट क्यू बनाई है ना। वही देख रहा हूँ, अच्छा मुंबई में हो ना, रीजन जो है तो। रीजन चेंज है, ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया की है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से आपने मैसेज जो प्रोड्यूसर को के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मैंने तुम्हें दिखाया कि कैसे कर सकते हो। इसी तरीके से एप्लीकेशन के वहां पे जो सर्वर प्रोसेस कर रहा है, तो एप्लीकेशन का कोड आप लिख दोगे, एप्लीकेशन के कोड में आप इसको एसक्यूएस क्यू के साथ इंटीग्रेट कर दोगे, वह काम हो जाएगा। तो ये था आपका क्यू के बारे में, ठीक है। अब आपके पास एग्जाम में किस तरीके से आएंगे कि किस तरीके से आप क्यू को यूज कर सकते हो, कौन सी दो क्यू क्यू होती हैं, रिटेंशन पीरियड कितना होता है, 14 डेज मैक्सिमम, ठीक है। तो आपके पास ये नॉलेज चेक जरूर होगा अगर क्यू से रिलेटेड आएगा। क्यू का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो आगे। अब इसको क्या करते हैं, लैम्डा के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा के साथ क्या करते हैं, एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन विल बी यूज्ड टू राइट मैसेजेस टेकन फ्रॉम एसक्यूएस क्यू। तो जैसे मैंने यहाँ पे किससे किया, S3 से इंटीग्रेट किया, इन्होंने किसके साथ किया, एसक्यूएस क्यू के साथ में इंटीग्रेट कर दिया। एक एसक्यूएस क्यू बनाया, उसके अंदर कोई नया मैसेज आया क्या, मान लो S3 से ही आया, ठीक है। तो S3 से एसक्यूएस के पास आया और एसक्यूएस से किस, एसक्यूएस को किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, लैम्डा के साथ में, ठीक है।
और लैम्डा पे आपने कोई कोड लिख दिया, कोई स्क्रिप्ट लिख दी कि भाई ये प्रोसेसिंग हो जाए, ठीक है, तो वहां से वो लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। Done। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिखाया, ये नोड जेएस के अंदर एक लैम्डा फंक्शन बनाया जिसके अंदर इन्होंने सिर्फ इतना किया है कि कुछ भी अगर आप लिखते हो तो वो आगे रिटर्न कर दे सेम, ठीक है। तो इवेंट और कंटेक्स्ट जो भी आप लिखते हो यहाँ पे, वो आगे सिर्फ आपको फॉरवर्ड कर देगा और कुछ नहीं करेगा, सेम चीज को रिटर्न कर देगा, ठीक। तो ये आप लैम्डा फंक्शन यहाँ पे रेडी कर सकते हो। और इसके बाद आप क्या करोगे, ऐड ट्रिगर टू एसक्यूएसक्यू, गिव एसक्यूएस ट्रिगर नेम एंड बिफोर एडिंग एडिट लैम्डा रोल परमिशन टू इंक्लूड दिस। मैं आपको शेयर कर दूंगा एक लॉग ग्रुप के साथ में, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। होगा क्या, जैसे ही आपने कोई मैसेज में कुछ भी टाइप किया, एसक्यूएस क्यू में आपने कुछ भी टाइप किया, वो इंटीग्रेट हो गया लैम्डा फंक्शन के साथ में, वहां से उसकी लॉग्स जो जा रही हैं वो क्लाउड वॉच में जा रही हैं, तो क्लाउड वॉच के अंदर अगर आप लॉग ग्रुप के अंदर जाके देखोगे तो आपको मैसेज दिखा देगा कि क्या मैसेज आपने सेंड किया था, किस बेस पे, ये मेरे नोड जेएस के फंक्शन के ऊपर। तो ये हम उसमें डालेंगे लैम्डा में। लैम्डा में, लैम्डा के कोड में, हाँ, अच्छा। ठीक है। नॉर्मली ये पार्ट आपका किसके पास रहेगा, एप्लीकेशन डेवलपर्स के पास, ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं, अगर आप मेरे से पूछोगे या आप पूछोगे तो हो सकता है हम कहें कि भाई ये क्या है, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन डेवलपर आपको ये दे देगा। लेकिन आपका काम क्या हुआ, आपने एक लैम्डा फंक्शन बनाया, आपने एक एसक्यूएसक्यू बनाया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये मैं तुमको दे दूंगा, आप इसकी एक लैम वो बना के आप चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो उसको। ठीक है सर। तो लैम्डा विद एसक्यूएसक्यू है ना, लैब नीड टू शेयर। मैं ये अभी आपको कर देता हूँ, इमीडिएटली कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा एसक्यूएस क्लियर हो गया, लैम्डा क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कैसे लैम्डा फंक्शन बनाना है, सिर्फ आपको फॉलो करना है। ये ले मैंने आपको दिया हुआ है, ये आपको मुझे बताना है इसका स्टेटस। क्लाउड फ्रंट हमने कर लिया था, 1 मिनट देना, एक कॉल आ रहा है। ठीक है जी। अब आ जाओ डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज कैसे काम करते हैं।
ठीक है सर, तो ये कुछ डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज हैं। तो इसका स्पेशलिटी एग्जाम में कौन सा डेटा, सॉरी AWS का डेटाबेस स्पेशलिटी एग्जाम है। ठीक है, उसमें ये सर्विसेज आप एक एक डिटेल से करोगे। लेकिन क्या क्या सर्विसेज हैं आपके, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो EMR, इलास्टिक मैप रिड्यूस, ये सर्विस क्या करती है? अगर आप डेटाबेस बैकग्राउंड से हो मतलब, तो ये स्पेशली आपके लिए ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो डेटाबेस पे ही काम करेगा, उनको बाकी सर्विसेज से मतलब नहीं है। राइट, तो बाकी सर्विसेज का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर उनको बेसिक नॉलेज है, एसोसिएट लेवल पे भी काम किया हुआ है, तो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप डेटाबेस बैकग्राउंड से काम करो तो उनको स्पेशलिटी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये AMR हो गया, क्लाउड सर्च हो गया। क्या क्या काम करते हैं वो देखते हैं। तो Elastic MapReduce is used to manage platform that can create cluster to run big data frameworks such as Apache Hadoop और Apache Spark। आप लोगों ने सुना है Hadoop का नाम? हाँ जी। है ना, तो Hadoop जो है आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो बड़ा डेटाबेस है जो क्लाउड का डेटाबेस माना जाता है, वहां पे काफी काम आता है। ठीक है, तो Apache Hadoop और Apache Spark, स्पार्क का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हडूप डेटाबेस के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, और स्पार्क भी इस तरीके से काफी पॉपुलर होगा। तो ये टूल्स हैं जो एक्चुअली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि उनको काम आता हो। अब अपाचे हडूप पे अगर आपको काम करना है तो कौन सा टूल यूज करोगे? इलास्टिक मैपरेड्यूस। ठीक है ना, यू कैन यूज दिस क्लस्टर टू एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। यू कैन यूज दिस क्लस्टर टू एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। तो आप क्या करते हो, क्लस्टर बनाते हो और वहां पे आपका डेटा रहता है। दिस इज आइडियल फॉर बिजनेस इंटेलिजेंट वर्कलोड्स। ठीक है, आपका डेटा है, डेटा से आपने कुछ रिपोर्ट्स क्रिएट किया, तो वहां से आप यूज कर सकते हो। डेटा बोथ इनपुट एंड आउटपुट कैन बी स्टोर्ड इनटू Amazon S3। ठीक है, तो S3 सर्विसेज का काफी ज्यादा यूज आता है हडूप क्लस्टर के साथ में। तो अगर आपको कभी भी हडूप क्लस्टर के साथ में काम करना है तो AWS में कौन सी सर्विस यूज करोगे? EMR। यू कैन यूज द Amazon CloudWatch टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, तो ये चीज तो सिंपल है। तो इस तरीके का चीज अगर आपका रहता है हडूप क्लस्टर पे, अगर आपको काम करना है तो आप समझ सकते हो कि आपको EMR सर्विस चाहिए। ठीक है, वहां पे अपना क्लस्टर बनाओगे, क्लस्टर बनाने के बाद आपका डेटा जो रहेगा वो सोर्स डेटा और आउटपुट डेटा दोनों ही S3 बकेट के अंदर रहेगा। काफी ह्यूज डेटा होता है, तो हमें इसका जरूरत पड़ता है। और उस पर क्या एनालाइज कर सकते हैं? एनालाइज करके हम बिजनेस इंटेलिजेंट रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, इसी के साथ में सर्विस आती है क्लाउड सर्च। तो दिस इज ए मैनेज सर्विस दैट कैन बी यूज टू क्रिएट अ सर्च सॉल्यूशन फॉर एप्लीकेशन और वेबसाइट। तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि क्लाउड सर्च, तो अगर आपको कुछ सर्च करना है, ठीक है, सर्च के इंडेक्सेस बनाने हैं, ठीक है, तो जहां पे सर्च को आपको ऑप्टिमाइज करना है वहां पे आप क्लाउड सर्च के टूल को यूज करोगे। Here you can search large collection of data. Data can be in the form of web pages, document files और event web post। तो मतलब अगर आपका ब्लॉग का डेटा है, वेब पेजेस हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट फाइल में तो आप सर्च कर लेते हो इजीली, लेकिन अगर मल्टीपल डेटा है तो उसको कैसे सर्च करोगे? तो वहां पे सर्विस है आपके पास क्लाउड सर्च। क्लाउड सर्च कैन बी यूज टू क्रिएट, यूज इंडेक्स एंड सर्च बोथ स्ट्रक्चर डेटा एंड प्लेन टेक्स्ट। दोनों तरीके का डेटा, स्ट्रक्चर डेटा कौन सा? डेटाबेस वाला, RDS का डेटाबेस होता है, और प्लेन टेक्स्ट आपका जो है वो तो है ही। तो दोनों को ही ये यूज कर सकता है। यू कैन कैरी आउट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेस सच एज बुलियन सर्च, रेंज सर्च और फुल टेक्स्ट सर्च। तो सर्च के लिए आपके पास टूल अवेलेबल है। ग्लू, ठीक है, नाम से क्या आइडिया आ रहा है? कनेक्शन सेटअप करेगा। ठीक है, ग्लू कनेक्शन सेटअप करेगा। दिस इज ए फुली मैनेज ETL सर्विस, एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा और लोड करेगा। मतलब कहीं से डेटा है आपके पास, रॉ डेटा पड़ा हुआ है, वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा उसको, जिससे वो सर्विस कन्वर्ट हो पाए या रीडेबल फॉर्मेट में डेस्टिनेशन के लिए रेडी हो पाए, और उसके बाद डेस्टिनेशन में लोड कर देगा। तो दिस इज ए फुली मैनेज ETL टूल।
You can use this tool to move data reliably between various data sources. You can categorize data, clean it, and enrich it. AWS is completely serverless service. Glue consists of central database repository known as Glue Data Catalog. It also consists of ETL engine that can be used to generate Python और Scala code. तो यहाँ पे आप Python और Scala code भी use कर सकते हो. लास्ट सर्विसेज डेटा एनालिटिक्स के लिए अगर आप बात करते हो तो क्विक इनसाइट, दिस इज सर्विस व्हिच कैन बी यूज्ड टू बिल्ड विजुअलाइजेशन रिपोर्ट. ठीक है, इसके लिए टूल आते हैं. क्विक साइट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है. ठीक है, मैं बताता हूँ, एक मिनट. दिस इज अ सर्विस व्हिच कैन बी यूज्ड टू बिल्ड विजुअलाइजेशन, परफॉर्म एन एडॉक एनालिसिस एंड गेट इनसाइट फ्रॉम योर डेटा. तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा की रिपोर्ट निकालना है, क्विक साइट से आपको काफी ज्यादा डेटा निकल जाएगा. मतलब आपको एक रिपोर्ट अच्छी से वैल्यूएबल डेटा जो आपका होता है वो जनरेट करके आपको प्रोवाइड करेगा. इट कैन वर्क विद अ वैरायटी ऑफ डेटा सोर्सेस. यू कैन प्रिपेयर योर डेटा बिफोर इट इज विजुअलाइज. ठीक है, एंड यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर योर डेटा. इसके लिए अभी गूगल में एक और सर्विस है जो काफी ज्यादा फेमस है. AWS क्विक साइट टूल अल्टरनेटिव GCP. लुकर स्टूडियो. ठीक है, जीसीपी में आता है लुकर स्टूडियो. ये भी सेम काम करता है. क्या है, बिजनेस इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं आपको, है ना. तो इनका क्या काम है कि आपको आपके मल्टीपल एक्सेल शीट्स है या ये है तो उसके बेसिस पे ग्राफ जनरेट कर देते हैं. ठीक है, ऑटोमेटिकली. आपका लुकर स्टूडियो का मतलब टोटली सेपरेट ही वैसे एक वो है, और इन्होंने इसको खरीद लिया था लुकर स्टूडियो को. तो ये काफी अच्छी कंपनी है, थर्ड पार्टी टूल है बेसिकली. तो इस तरीके के ग्राफ जनरेट करती है. सेम वे में AWS में अगर आपके पास जाते हो तो क्विक साइट है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ. तो आई होप कि मतलब आप रियलाइज कर पा रहे हो कि भाई क्या चीज हो रहा होगा. तो इस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट कर देगी. ठीक है सर, इस तरीके की रिपोर्ट्स आपके पास जनरेट कर देगी. पहले ये रिपोर्ट जनरेट करना काफी टिपिकल काम होता था. तो EMR डेटा एनालिटिक्स के लिए, हडूप क्लस्टर के लिए जब भी कभी आएगा तो आपको कौन सी सर्विस यूज करनी है, EMR. ठीक है, इंडेक्सिंग करनी है, डेटा सर्च करना है अक्रॉस मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल्स हो गया, वेब पेजेस हो गया, S3 का डेटा हो गया, इवेंट वेब पोस्ट हो गया, क्लाउड सर्च, है ना. ETL टूल चाहिए तो ग्लू. अगर आपको ETL टूल चाहिए तो ग्लू, और सर्वरलेस चाहिए. ठीक है, और अगर आपको कुछ डेटा रिपोर्ट जनरेट करनी है तो क्विक साइट. क्लियर है सर? ग्लू तो सर उसके लिए भी होता है, जैसे मान लीजिए ईटीएल तो डेटा वेयर हाउसिंग के लिए, टूल जो हम डेटा डेटा वेयर वेयर हाउसिंग के लिए हाउसिंग के लिए ग्लू को. ईटीएल. हेलो हेलो हेलो, हाँ जी. क्या कह रहे हो, बोलो बोलो, दोबारा बोलो. ग्लू वाला जो है टूल है वो ज्यादातर क्या है, हम डेटा वेयर हाउसिंग के लिए करते हैं यूज, क्योंकि उसमें डेटा डिफरेंट डेटा वेयर हाउसिंग सोर्सेस के हैं. लिए आपके पास वो है रेड शिफ्ट. अच्छा. ये ETL है, मतलब सोर्स से निकालेगा डेटा और इसको दूसरे उसमें अपलोड कर देगा. अच्छा कनेक्टर अच्छा. की तरह काम करता है. ग्लू का मतलब है एक तरह से कनेक्टर की तरह काम. और जैसे इसमें AWS में इलास्टिक सर्च टूल भी आता है कोई. हाँ आता है ना, हाँ. तो वो, इलास्टिक सर्च ना. हाँ, हाँ हाँ, अच्छा वही है जो अभी अभी हम आप बता रहे थे ना, या इलास्टिक अलग है सर्च कुछ. है, अलग है. ये है ये आपका. आपका, नहीं आपने एक बताया ना क्लाउड सर्च करके.
हाँ जिसमें हम सर्च इलास्टिसर्च, बनाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये सेम ही ये चीज भी होना चाहिए। इलास्टिसर्च इंडेक्सिंग के लिए काम यूज दोनों का होते सेम हैं। है, हाँ इलास्टिसर्च का भी काम एक्चुअली सेम ही है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो दोनों का काम सेम ही है ना? क्या डिफरेंस है? इट प्रोवाइड्स ए फुली मैनेज implementation ऑफ Elasticsearch and Kibana. It's commonly used for near real-time visualization of logs files, but can handle many use cases. And Cloud Search is based on Apache Solar. It requires data to be loaded as documents and is good for full text search. ठीक है। विद एन, हालांकि आपने देखा है ना क्लाउड सर्च के बारे में भी लिखा है कि डिफरेंट टाइप का डेटाबेस आप सर्च कर सकते हो, बट ऑप्टिमाइज है मतलब फुल टेक्स्ट सर्च के लिए, विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड ग्रामर, एग्जाम्पल सिंक्रोनमस वर्ड टू इग्नोर। ठीक है, सो इट रियली डिपेंड्स कि वेदर यू वांट टू यूज इलास्टिसर्च और क्लाउड सर्च। ठीक है, दोनों ही लेकिन सर्विसेज सर्च करने के लिए यूज में होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डेटाबेस के बारे में। अब आ जाओ मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग की भी काफी बात होती है, तो AWS क्या करता है, मशीन लर्निंग की भी सर्विसेज सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इनके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल है। मे बी आपके लिए कोई यूजफुल हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स हो गया, हाँ मशीन लर्निंग टूल्स है ना। वैसे तो नोट्स में आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर देता हूँ। मशीन लर्निंग टूल्स, ठीक है। अब कुछ मशीन लर्निंग सर्विसेज के एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो जो पॉपुलर है वो एक आती है सर्विस रेकोजिनेशन। ठीक है, एक कॉम्प्रीहेंड है, ये दोनों काफी यूजफुल है। SageMaker, this is a fully managed machine learning service. This service can be used by both data scientists and developer. तो डेटा साइंस का अगर आप कोर्स करोगे तो मशीन लर्निंग टूल्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट एंड डेवलपर्स यूज करते हैं। दिस सर्विसेज कैन बी यूज्ड टू बिल्ड एंड ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स। These models can be deployed into production-based environment. Here you also have access to Jupyter notebooks that can be used to explore data sources. This services also has common machine learning algorithm that can be used against large data set. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो डेटा ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए ज्यादा यूज होते हैं। किसके लिए? ट्रेन करने के लिए। द सर्विस कैन बी यूज टू बिल्ड एंड ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो अगर आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि आप बात करो इंग्लिश में, है ना, या आप हिंदी में बात करो किसी रोबोट से या किसी टूल से। ठीक है, कि आप इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे जाके आप बोलेंगे कि आप उससे बात करने का कोशिश करो। तो ये क्या हो रहा है? ट्रेन किया जा रहा है मशीन लर्निंग मॉडल्स को। उनको आपकी इंफॉर्मेशन, आप बात करोगे तो वो आपके थ्रू जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कैप्चर करेंगे और उस बेस पे अपना डेटाबेस को अपडेट करेंगे या अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है, और उस बेस पे रोबोट्स बेटर हो रहे हैं डे बाय डे। तो आजकल काफी ज्यादा ये भी चल रहा है कि आपको ट्रेन करने को कहा जा रहा है। तो हमको लगता है कि प्ले है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पास इसी वजह से मतलब रोबोट्स वगैरह आपने देखा होगा काफी ज्यादा आजकल एडवांस हो गए। तो ये है।
तो SageMaker इस तरीके का टूल है जिसके थ्रू आप ट्रेन करते हो, ठीक है। रेकोजिनेशन, गूगल लेंस के बारे में जानते हो? हाँ जी। गूगल लेंस क्या करता है कि आपके इमेज को देखेगा और उसके बिहाफ पे आपकी इमेज से वो बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है और किस चीज के बेस हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी सेम काम होता है। This is a image recognition tool. The service is based on deep learning technology. This service can be used to detect objects within an image. तो आप इमेज अपलोड करोगे और वहां पे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये मेल है, फीमेल है, ट्री है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके की चीजें। इट कैन बी ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट सिमिलर फेसेस इन कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ठीक है। जो कई बार मूवीज में देखते हैं कि आपके पास क्या आता है, आपके ने अपनी एक कोई पिक्चर अपलोड करी और आप फिर उसमें पूरे कंट्री के डेटाबेस से जाके आप देख रहे हो, ठीक है। पूरे कंट्री के डेटाबेस से जाके देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप, रिकॉग्निशन की सर्विस है यहाँ पे जिसके थ्रू आप कोई भी इमेज को अपलोड करके वहां से रिकॉग्नाइज करा सकते हो उनके ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी इतना है कि इट कैन बी आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए फेस, फॉर एग्जांपल इफ द आईज आर ओपन और क्लोज। यू कैन आल्सो यूज द सर्विस टू डिटेक्ट एक्सप्लिसिट कंटेंट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कंटेंट लाइक ट्री या कुछ इस तरीके की चीजें हैं, स्काई है, जो भी आपके अलग ऑब्जेक्ट है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड सर्विस है, कॉम्प्रीहेंड मशीन लर्निंग सर्विस है, वो किसके लिए है? दिस सर्विस कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट अबाउट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। द सर्विस कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस एनी टेक्स्ट फाइल इन UTF-8 फॉर्मेट। अगर आपकी कोई फाइल है UTF-8 फॉर्मेट के अंदर, वहां से टेक्स्ट डिटेक्ट कर देगा और टेक्स्ट को जनरेट कर देगा। इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंटिटीज, की फेसेस, लैंग्वेज, सेंटिमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स विद इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन आल्सो यूज दिस सर्विस टू सर्च सोशल फीड्स एंड फॉर प्रोडक्ट मेंशंस। तो जब हम बात करते हैं, नहीं वो तो गलत एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन इलास्टिक सर्च वगैरह के थ्रू इस तरीके का काम किया जाता है कि जैसे फेसबुक में डेटा है तो कोई डेटा आपका इलीगल डेटा तो नहीं है या कोई डेटा ऐसा तो नहीं है जो ब्लॉक लिस्ट में हो, तो वो इलास्टिक सर्च के थ्रू काम किया जाता है। और यहाँ पे अगर कॉम्प्रिहेंड की बात करोगे तो वो क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट से इन्फॉर्मेशन को फैच कर लेता है। तो यहाँ से इमेज से फैच करता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट से फैच कर लेता है। तो टेक्स्ट या इस तरीके की चीजें वो आपका फेस फैच करके आपको निकाल देता है, की फेसेस, लैंग्वेज, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। Machine learning service. This is a service that can be used by developers to use machine learning technology. Developers can use visualization tool and wizard in the service to create machine learning models without having the need to learn complex machine learning algorithm. ठीक है, विजार्ड क्रिएट करोगे, विजार्ड के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। विद दिस सर्विस यू कैन प्रिपेयर योर डेटा, you can then create a training data source out of your data. You can then create a machine learning model out of the training data, then use a machine learning model to generate predictions. तो IBM की एक बहुत अच्छी सर्विस है जो वॉटसन करके एक रोबोट आता है, वो काफी पॉपुलर है। तो वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को फैच करता है और वो प्रिडिक्शंस को जनरेट कर सकते हैं अपने डेटा से मिला के, ठीक है। तो इस तरीके का काम आपका मशीन लर्निंग के थ्रू हो सकता है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि हाँ ML जी, के हाँ जो जी। टूल्स होते हैं वो किस तरीके की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ सर्विसेज की लैब है, रेकोजिनेशन की लैब है आई बिलीव, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। रेकोजिनेशन के सर्विस को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वर्क स्पेस और ऐप स्ट्रीम करते हैं। अथीना में करूंगा तो वो डेटाबेस के साथ ही है, तो इसको भी ऐड कर दूंगा। अथीना वैसे S3 के साथ क्वेरी करने के लिए है, तो ये ऐड कर लेते हैं और फिर वर्क स्पेस का एक बार लैब करके देख लेंगे, ठीक है। अभी मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दे दो और उसके बाद फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। बीच में चाहो तो ठीक आप है। ये नोट्स हैं इनको एक बार गो थ्रू कर लो, डेटा सर्विसेज को और मशीन लर्निंग टूल्स के लिए। चलो। ठीक है।
हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, राकेश जी, यू हाँ आर जी स्टिल सर। जगे हुए हो? हाँ ठीक हाँ है, जी, हाँ जगे जी। हो। हाँ ठीक। मालूम है यार, ये आईटी बहुत बोरिंग है, तो हो जाता है। मैंने कहा कहीं सो गए हो अभी तक, तो एक बार चेक कर लो। ऑफलाइन क्लास होते हैं ना, तो पता लगता रहता है। ये तो है। ये सर आपने वो कहाँ भेजा था, उसमें शेयर किया था क्या वाला क्लाउड फ्रंट वाला वीडियो? नहीं, वो मैं पूछा ही नहीं। मैंने कहा देखूं कहाँ तक, कब पूछोगे आप। तो ठीक है, वो वाला नहीं है, क्लाउड फंड वाला नहीं है। क्लाउड फंड की रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ लास्ट जी। वाली क्लास है ना, वो लास्ट वाली क्लास की शेयर नहीं कर पाया था। हम्म। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए हमें जैसे EC2 इंस्टेंसेस में है एक, जैसे एक जो टास्क करना है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, अलग अलग रीजन बने हुए हैं, हम्म। और किसी पर्टिकुलर हमें इंस्टेंस को मतलब ये चेक करने हैं वो सारे इंस्टेंस, मान लीजिए टैगिंग नहीं हो रही है, हमें ये पता लगाना है ये पर्टिकुलर इंस्टेंस किस यूजर ने बनाया था और कब बनाया था। हम्म। क्या ये पता कर सकते हैं? क्रिएशन डेट तो वो दिखा देता है, बता देता है लॉन्चिंग क्रिएशन डेट, लेकिन किस यूजर ने बताया वो कैसे पता चलेगा? क्लाउड ट्रेल से? किस यूजर ने बनाया? हाँ, क्रिएट किया हुआ इंस्टेंस। अच्छा, कितनी इंस्टांस हैं? होंगी मेरे खैर हिसाब वो तो से मतलब वो तो जो भी होगी। 200 के अराउंड होंगी, कम भी हो सकती, ज्यादा भी। नहीं, मेरे ही क्वेश्चन गलत था एक बार, ठीक है। क्लाउड ट्रेल से आपको आपको देखना है किसने बनाया। क्योंकि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ही गया, मैंने इंस्टेंस बना के चला दिया, उससे कॉस्टिंग बढ़ रही है, काफी हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है क्या वो किसने बनाया, इसका क्या यूज केस है। तो उसमें उसने टैगिंग नहीं कर रखी है प्रॉपर या जो भी है, तो उस हिसाब से हम कैसे करेंगे? पता लगा के फिर क्रिएशन की उससे तो ही। आपको पता लग ही रही है यहाँ से, है ना? क्रिएशन हाँ की जी, तो हाँ आपकी जी, डेट आ बिल्कुल। रही है। ठीक, इसी में देखो। इसमें ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। स्टेट नेशन आर्किटेक्चर लॉन्च टाइम तो है यहाँ पर ना। लॉन्च टाइम तो हो गया, कब उसने स्टार्ट किया? ये है ना ऑनर आईडी। ऑनर आईडी से नहीं पता लगेगा, ऑनर आईडी से पता लग जाना चाहिए। ओनर आईडी से देखता हूँ। वो तो बस नंबर ही तो आएगा, नंबर्स को मैं कैसे पता चलेगा नंबर से? नंबर से तो कुछ समझ नहीं आएगा। आईडी से तो नहीं आ रहा, आपका अकाउंट नंबर आ रहा। देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा अगर आप ये चाहते हो किस यूजर ने बनाया ना। आपको बेसिकली यूजर की डिटेल चाहिए। तो शायद क्लाउड ट्रेल से मिल जाए। क्लाउड ट्रेल से तो खैर मिल ही जाएगा।
क्लाउड ट्रेल से तभी मिलेगा जब विद इन 90 डेज मैसेज करोगे। नहीं, अगर इन्होंने ट्रेल बनाया हुआ होगा तो, नहीं बनाया हो तो फिर तो बात ही खत्म। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनियां बनाती हैं स्टॉक्स। ये है ना, ये आ गया ना यहाँ पे, जो भी इंस्टांस है ना आपकी, उसकी डिटेल मिल जाएगी आपको, यहाँ से मिल जाएगी। तो यूजर नेम की फील्ड है, ठीक है। और आप चाहो तो मतलब कुछ ऐसी स्क्रिप्ट वगैरह भी बन जाएगी जिससे ये भी पता लग जाएगा कि इस यूजर नेम की डिटेल फाइंड आउट कर ले, इसलिए ये कुछ भी पता लगा सकते हो। समझ रहे हो? तो ये हमने क्लाउड ये सेम है इवेंट ये। हिस्ट्री से निकाला, आपने इवेंट हिस्ट्री से। हाँ, मैंने तो इवेंट हिस्ट्री से निकाला क्योंकि मैंने तो कोई क्लाउड टेल नहीं बनाया हुआ, है ना। हाँ। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि 90 डेज, मतलब अगर नहीं बना रखा तो 90 डेज तक की मिलेगी हिस्ट्री, ठीक है। हाँ। अगर आपने ट्रेल बना रखी है तो सारी हिस्ट्री मिल जाएगी, ये चीज है, ठीक है ना। तो ट्रेल के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी कि आपने क्या बना रखा है। अगर ट्रेल होगी तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे सर एक वो होता है, ये सिस्टम एक्सप्लोरर होती है ना, एक और सर्विस होती लॉन्च है जहाँ से इंस्टांस के लिए ना आता है। वहाँ पे रन इवेंट जो है वो रन इंस्टांस है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई इंस्टांस लॉन्च हुई है तो लॉन्च इंस्टांस के नाम से नहीं मिलेगा इवेंट, आपको रन इंस्टांस के नाम से मिलेगा। ये चीज होगा। क्या कह रहे थे आप? जैसे एक और सर्विस आती है ना इसमें, रिसोर्स ग्रुप करके, रिसोर्स एक्सप्लोरर, वहां से हम पूरा वो निकालते हैं, वहां से भी चेक करते हैं कि किसने बनाया, वहां से तो नहीं मिलेगा हमें शायद। रिसोर्स एक्सप्लोरर मुझे आइडिया नहीं है, आप यूज किया होगा तो देखो, क्या पता मिल जाए। अभी तो ये तो ऑन ही नहीं है। हम्म। आपके यहाँ पे ऑन है क्या? नहीं, मैंने चेक किया था इससे, मैंने इन्वेंट्री का पार्ट था काफी, इससे हेल्प हेल्प मिली थी, काफी चीजें मैंने इससे निकाली थी। AWS की इन्वेंट्री करनी होती है अगर, तो उसमें काफी हेल्पफुल थी। अच्छा, सही है। तो ये देख सकते हो, मतलब मुझे आइडिया नहीं है इसका। उफ, ठीक है। तो मतलब मैंने इस पे नहीं किया हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है अंकित इस पे, है ना। थोड़ा हाँ सा जी। मैं करता हूँ। हाँ, अगर मतलब देखो ऑप्शन देखोगे, अगर आपको वैसे मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो क्लाउड ट्रेल तो है ही आपके पास, जहाँ से आपके पास मिल जाएगा। और क्या है आपके पास, मैं सर्विसेज एक्चुअली देख रहा था तो
हाँ दोस्त, अथीना की बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्विस है हमारा अथीना। अथीना का कोई गैस है किसी को भी कि किस लिए यूज होता है? नहीं सर। राकेश आपको? अथीना आपको क्वेरी सर्च करता है डिटेल्स। क्वेरी सर्च करता है, डेटा एनालिसिस का टूल है ना? क्वेरी सर्च करता है। इसमें क्या है कि अगर आपको कभी S3 सर्विस में S3 में डेटा को एनालिसिस करना हो, सर्च करना हो, है ना? तो आप अथीना को यूज कर सकते हो। ये है। तो अगर मैं आपसे सिंपलेस्ट यूज केस बताऊं, अगर आपका इसका यूज केस आएगा, कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आए कि आपको डेटा सर्च करना है, ठीक है, इन एनालिसिस करना है, मतलब सर्च नहीं एनालिसिस करना है इन S3 बकेट, तो कैसे कर सकते हो? तो अथीना इंटरेक्टिव क्वेरी सर्विस दैट अलाउ यू टू एनालाइज डेटा डायरेक्टली फ्रॉम Amazon S3। ठीक है, ये सर्वरलेस सर्विस है। यू डोंट नीड टू सेट अप एनी इंफ्रा। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको कोई सर्वर नहीं बनाना, आपको कुछ और नहीं करना। आगे बात बस S3 बकेट होने चाहिए, उसमें डेटा होना चाहिए और इसको सर्विस कर सकता है। ये स्कैन कर सकता है। यू कैन क्वेरी एंड एनालाइज अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा। तीनों टाइप का डेटा ये सजेस्ट करता है। ठीक है, डेटा कैन बी इन वेरियस फॉर्मेट। अगर आपका CSV में है, जेसन में है, अपाचे में है, हाँ अपाचे पार्केट में है, तो भी सपोर्ट करता है। ठीक है, बस प्रॉपर अगर डेटा है आपके पास तो यहाँ पे जरूर इसको कर देता। ठीक, तो अब कुछ क्या है कि मतलब इसको एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ तो कुछ क्या किया है, जैसे एक टेबल बना दिया, ठीक है, उसमें अगर डेटा टेबल नहीं है तो उन्होंने एक टेबल बना दिया, उसके अंदर कुछ डेटा फीड कर दिया, ठीक है, और उसको सेव कर दिया S3 बकेट के अंदर। ठीक है, तो एक एक जैसे डेटा फाइल बना दी और इस फाइल को मैं एक टेबल बना दी, इस टेबल के अंदर ये डेटा है, इसके अंदर कुछ डेटा डाल दिया, ठीक है, और उसको सेव कर दिया। ये किया है अगर आप देखोगे तो। कस्टमर नाम से एक टेबल बना दी, उसके अंदर यहाँ पे यहाँ पे है डेटा डाला और डेटा को हम सर्च कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको लैब शेयर कर दूंगा। लेकिन अथीना की जो सर्विस है, अथीना सर्विस S3 पे अगर आपको डेटा सर्च करना है तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें इसका शायद दिखाऊं कि यहाँ पे क्वेरी एडिटर है और एनालाइज करने के लिए है, ठीक है। और अगर आप करते हो SQL क्वेरीज पर TB स्कैन, तो पर TB का $5 ये सर्च करते हैं ना, तो पर TB का अगर आपका डेटा डाला है, अगर आपका डेटा अपाचे स्पार्क का है तो वो भी डेटा इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। पॉइंट टू या डेटा सोर्स नॉर्मली यहाँ पे S3 बकेट होता है। अमेजन S3 उस पर वर्क करेगा और डेटा को सर्च करेगा। तो कुछ SQL स्टेटमेंट है आपके, आप सिंपली SQL स्टेटमेंट ही नॉर्मली लिखते हो यहाँ पे, जो आपका डेटा क्वेरी होता है। ठीक है, CSV फाइल में भी है तो भी आपका जनरेट डेटा को ये एनालाइज कर देता है। ये इसका एडवांटेज। ठीक है, क्वेरी AWS सर्विस लॉग्स, क्वेरी फ्रॉम एनी डेटा सोर्स, रिलेशनल हो नॉन रिलेशनल हो तब भी सर्च करता है। ठीक है, ETL टूल के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। S3 का डेटा लेक होता है। डेटा लेक समझते हो, वेयर हाउस जैसा, कि भाई काफी सारा डेटा है आपका, वहां पे आपका आ गया। तो S3 का जो बात है, तो S3 में डेटा लेक यूज होती है। तो डेटा लेक में भी काफी ज्यादा डेटा होता है, तो वो आप चाहो तो मतलब ETL की तरह से इसको यूज कर सकते हो और मशीन लर्निंग में भी यूज। ठीक है, तो इसकी लैब है, प्रॉपर लैब है जिसमें आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेरी रन करते हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ डेटा सोर्स है, तो जैसे डेटा कैटलॉग है, आ, ये तो डेटाबेस का पाथ बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो और क्वेरी यहाँ पे इस तरीके से आपकी रन होगी। आप एक सोर्स सेटअप करोगे,
ठीक है। सोर्स में आपने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे जैसे ग्लू के थ्रू इन्होंने एक S3 बकेट के साथ में लिंक करा होगा। इसका एक लैब है, इसका लैब मैं तुम्हें दिखा दूंगा यहाँ पे, उस लैब के थ्रू कर सकते हो। बट प्राइमरी काम जो मैंने बताना चाहता हूँ आपको वो ये कि आपको अगर कभी भी S3 पे डेटा को एनालिसिस करना है जिसपे SQL क्वेरीज एक्चुअली चल सकती हैं, ठीक है ना, वो डेटा अगर आपका है तो आप एथेना को यूज करो, प्रेफर करोगे एथेना को यूज। ठीक है, इसके लैब मुझे आपको शेयर करनी है। अब आ जाओ वर्क स्पेस। वर्क स्पेस किसी ने सुना हो भाई एनी चांस? हाँ जी, हाँ जी। किस लिए यूज होता है? ये उसके लिए होता है VDI के लिए, वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस देना VDI। आप सबको। अगर आपको कुछ ऐसी सर्विस अगर आप देख रहे हो जिसमें आपको VDI के थ्रू आपको VDI चाहिए, वर्चुअल डेस्कटॉप चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वर्क स्पेस सर्विस। ठीक है, तो अभी तक आपने AWS में क्या काम किया? AWS में अभी तक जो भी काम किया है आपने वो उसके थ्रू किया है, क्या बोलते हैं, EC2 में। सर्वर्स पे काम किया, या तो विंडोज सर्वर बनाए या लाइनक्स सर्वर बनाए। आपने अभी तक डेस्कटॉप नहीं बनाया है ना। तो अगर आपको डेस्कटॉप पे काम करना है तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस की सर्विसेज को यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, एक वर्चुअल डेस्कटॉप आपको प्रोवाइड कर देता है। वर्चुअल डेस्कटॉप के थ्रू आप कर रहे हो। सर भेज रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, बस भेज रहा हूँ, है ना। 1 मिनट देना यार मुझे प्लीज। तो इस पे आओगे वर्क स्पेस पे। वर्क स्पेस पे एक प्री रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं आपको, उनका डायरेक्टरी सर्विस हमने किया था, तो डायरेक्टरी सर्विस एक्चुअली सेटअप होनी चाहिए। ठीक है, ये एक प्री रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल ही है। वर्क स्पेस क्या करता है? डेस्कटॉप प्रोविजनिंग सर्विस। दिस इज अ सर्विस दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट वर्चुअल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑन Amazon लाइनक्स डेस्कटॉप। तब आप कहीं पे किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास रिक्वायरमेंट आई कि सर मुझे ना कुछ वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करने हैं, तो कैसे करा जाए? ठीक है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो वर्क स्पेस सर्विसेज। यूजर कैन देन एक्सेस द वर्चुअल डेस्कटॉप फ्रॉम देयर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू भी मिल जाते हैं या फिर आपको क्लाइंट भी मिल जाता है। तो इस तरीके का क्लाइंट आता है उसका, है ना, Amazon वर्क स्पेस जैसे ही है। ये एक क्लाइंट आपको exe फाइल है वो सिंपली डाउनलोड करनी है। दिस एलिमेंट द नीड ऑफ हैविंग हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर डिप्लॉइंग द डेस्कटॉप मशीन। तो आपको डेस्कटॉप मशीन नहीं खरीदनी है, आपको एक लैपटॉप नहीं खरीदना है या कुछ ऐसा, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे एक ही मशीन के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू काम कर सकते हो। फॉर विंडोज बेस्ड डेस्कटॉप यू कैन ब्रिंग योर ओन एप्लीकेशन और लाइसेंसेस। अगर आपके पास लाइसेंस है विंडोज के तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है,
You must have a directory service set up before setting up Amazon Workspace. तो आपके पास एक डायरेक्टरी सर्विस होनी चाहिए, तभी आपका काम कर पाएगा। आई डोंट नो कि मैंने वो डायरेक्टरी सर्विस है या गई। अगर आपके पास हो तो आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, मेरे पास डायरेक्टरी सर्विस नहीं है। मैं एक डायरेक्टरी सर्विस बना लेता हूँ। कॉग्निटो भी हम देख चुके हैं, है ना। स्टैंडर्ड ले लेते हैं। अगर ये बन पाए तब तक तो देख सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड @123। डिफॉल्ट VPC में लिया है। ये हो गया। तो मैंने एक डायरेक्टरी जैसे हम नॉर्मली बनाते थे वो बना दिया। वर्क स्पेस में जाओगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मंथली फीस पर वर्क स्पेस कम लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैं वैसे इसको ले सकता हूँ, लेकिन अभी क्या होगा ना, ये रजिस्टर्ड एक्चुअली हुई नहीं होगी अभी तक। ठीक है, तो इसको टाइम लगेगा। तो अगर मैं लूंगा इसको ना तो ये इशू क्रिएट कर देगा, चलेगा नहीं। बट इसमें क्या है, नंबर ऑफ 7 स्टेप्स की स्टोरी है। ठीक है, वही डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लिया आपने, जैसे डायरेक्टरी बनी हुई है। उसके बाद यूजर्स क्रिएट किए। अभी डायरेक्टरी रजिस्टर नहीं है ना, देखो आ गया, तो इसलिए इशू है। तो डायरेक्टरी बन जाएगी तब इशू नहीं आएगा। उसके बाद यूजर्स क्रिएट करोगे, एक यूजर को आप एज एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप करोगे। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसका। ये जब तक नहीं होगा तब तक नई बात बनेगी। कि डायरेक्टरी क्रिएशन तुम्हें पता है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अगर आप वर्कस्पेस सेटअप करोगे उसके बाद क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करोगे तो इजीली कनेक्ट हो जाता है, और आपको जैसे सर्वर के साथ कनेक्ट करते थे वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, जब तक ये होता है एक बार ऐप स्ट्रीम और देख लेते हैं। ऐप स्ट्रीम क्या है, कोई गैस? नहीं मोबाइल आइडिया। एप्लीकेशन के लिए शायद। नहीं, जब आप ने अभी क्या किया, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन किया है ना। अभी अगर एप्लीकेशन का वर्चुअलाइजेशन करना हो तो ऐप स्ट्रीम यूज करो। ठीक है, तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि मुझको एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन करना है, हम हमारी कंपनी को जरूरत है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, तो आप ये यूज करो। ऐप स्ट्रीम किस लिए है? एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन के लिए। Fully managed application streaming service. This service can be used to provide users and access to desktop-based application from anywhere. तो मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्चुअलाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। एग्जिस्टिंग पहले सिट्रिक्स की एप्लीकेशंस काफी चलती थी, है ना, और सिट्रिक्स बेस्ड एप्लीकेशन, सिट्रिक्स से हम एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन करते थे। अभी हमारे पास AWS में ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप देखोगे तो अभी तक आपने AWS में जितना भी हमने काम किया है तो आपने देखा कंप्लीट ऑल इंफ्रा रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सब प्रोवाइड कर रहा है। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन है, एक्टिव डायरेक्टरीज हैं, सर्वर्स हैं,
नेटवर्क है, सब चीजें आपके पास AWS कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। डेली सर्विसेज ऐड हो रही है, मशीन लर्निंग की सर्विसेज हैं, AI की सर्विसेज हैं, ये सब आपके पास आ रही है। Existing desktop application can be added using the service and then stream to users. ठीक है, users can either use the AppStream 2 client or HTML capable browser for application streaming. Here there is no upfront investment or no need to maintain the underlying hardware. कि आपको एक हार्डवेयर सेटअप करना पड़ेगा, उस पे फिर सिट्रिक्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप वर्चुअलाइजेशन करने का सोचोगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। ऐप स्ट्रीम 2 को आप यूज कर सकते हो। टीचिंग के लिए भी यूज होता है, हम्म, ट्रेनिंग्स के लिए भी काफी यूज है, टीचिंग ट्रेनिंग डेमोज टीचिंग में काफी ज्यादा यूज हो सकता है। इसको क्या है, मतलब इसमें क्या हम रिमोटली भी सिस्टम उठा सकते हैं या बस रिमोटली बस हम स्क्रीन शेयर करके यूज कर सकते हैं, क्या कैसे है ये? इसके यूज केसेस देखते हैं। कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट्स है ना, कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट्स आर फ्रंट लाइन फॉर द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। As some or all of their agents work from Amazon AppStream 2 enables organization to allow these agents to work from anywhere securely while protecting corporate IP. तो agents कहीं से भी काम कर सकते हैं remotely इस पर। With AppStream 2, students access their application they need for class on the browser चाहिए। AppStream 2 makes it easy to manage application for your class. Simply install your application on AppStream 2. आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है ना, the same way you would do for any Windows computer. Then configure your application with a few clicks and start your this. तो चेक कर लेते हैं, गेट स्टार्ट। मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहला सेटअप सैंपल एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्रिएट एन AppStream 2 टू Steam application. You can start the sample application by adding your own application. ठीक है, तो एग्जांपल स्टैक ले लिया हमने, टेस्ट ऐप, रीडायरेक्ट URL अपना हम ऑप्शनल है, हम स्किप कर सकते हैं। VPC एंड पॉइंट, कहाँ पर इसको आप चाहते हो स्ट्रीम करना, क्या तो ऑप्शनल है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, सर्व नेम दिया हमने, ठीक है। इसके बाद Amazon AppStream 2 सैंपल इमेज। अब ये क्या है, ये देखो, ये इन्होंने एक सैंपल इमेज बनाया हुआ है जिसपे फायरफॉक्स, नोटपैड प्लस प्लस, इक्लिप्स, सोफी, स्काला, ये सब ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक ऑलरेडी कस्टमाइज इमेज बनाया हुआ है जिसपे ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हम इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं। किस लिए चाहिए, चूज इंस्टेंस टाइप। चूज द इंस्टेंस टाइप दैट मैचेस द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूजर एप्लीकेशन। ऑल द स्ट्रीमिंग इंस्टेंसेस in your fleet will launch with the instance type you select. General purpose, 1 CPU 2 GB RAM, always on demand। always on का मतलब है कि हमेशा आप रहेंगी, on demand का मतलब है कि जब आप बोलोगे तब वो स्टार्ट होंगी। जब आप बोलोगे तो स्टार्ट होगे, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम आता है, डिले आता है। ठीक है, तो यूजर्स विल एक्सपीरियंस ए स्टार्ट टाइम ऑफ अबाउट 1 to 2 मिनट्स। ऑलवेज ऑन में क्या है कि जब भी कनेक्ट किया तो वो यू कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑलवेज ऑन है तो मतलब उसका फ्लीट का चार्जेस लगेगा ऑलवेज ऑन का। ठीक है ना, तो यू विल बी चार्ज फॉर ऑल रनिंग इंस्टेंसेस इन योर फ्लैट इवन इफ नो यूजर आर स्ट्रीमिंग। ठीक है, ऑन डिमांड में जब करेंगे तभी होगा, लेकिन 1 or 2 मिनट्स का डिले होगा। ठीक है, कितने सेशंस आपको रखने हैं। ठीक है, तो कितने सेशंस आप रखना चाहते हो, आपने बोला 10 सेशंस, 20 पर सेशंस रखना चाहते हो। ठीक है, डिस्कनेक्ट टाइम इन विद मिनट्स, कितने टाइम में अगर आपने कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर हो जाए। आइडल डिस्कनेक्ट टाइम आउट,
ठीक है ना। अगर आइडल है तो कितने टाइम में डिस्कनेक्ट हो जाए। फ्लीट कैपेसिटी कितनी है, फ्लीट मतलब कितनी मशीन्स को लॉन्च करेगा, कितने एप्लीकेशंस को लॉन्च करेगा एक साथ। योर मिनिमम फ्लीट साइज, सेट दिस साइज टू मैच द मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स हु कैन स्ट्रीम देयर एप्स करंटली, concurrently sorry, so this value should be greater than or equal to 1। तो आपने बोला कि मेरे फ्लीट की वैल्यू 2 है, तो मतलब 2 एप्स एक्चुअली में स्ट्रीम हो सकती हैं एट ए टाइम। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी जा सकती है, 5 तक जा सकती है। स्ट्रीम व्यू डिटेल्स, एप्लीकेशन को स्ट्रीम कर रहे हो या डेस्कटॉप को कर रहे हो। नेटवर्क, किस नेटवर्क में कर रहे हो, ठीक है, तो फिलहाल मैं बाय डिफॉल्ट नेटवर्क में जा रहा हूँ। अच्छा मुंबई है ना, तो नेटवर्क दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी का कोई डोमेन है तो आप यहाँ से कर सकते हो। होम फोल्डर क्या होगा, ठीक है, होम फोल्डर की लोकेशन अगर आपकी, जब आप किसी भी एप्लीकेशन में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक वो आता है, होम फोल्डर की लोकेशन आती है। जैसे पावर शेल आपने देखा है ना, या क्लाउड शेल देखा है, तो एक होम डायरेक्टरी बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास एक होम डायरेक्टरी बन जाएगी। गूगल ड्राइव का लिंक देना चाहते हो तो गूगल ड्राइव का आपको लिंक, अपना जो गूगल सूट का डोमेन है वो देना पड़ेगा। उसके साथ आप गूगल ड्राइव को भी अटैच कर सकते हो। वन ड्राइव को अटैच करना चाहते हो तो वन ड्राइव को भी कर सकते हो। अगेन वन ड्राइव का आपको डोमेन देना पड़ेगा, जो आपका डोमेन सेटअप। कॉपी एंड पेस्ट की फैसिलिटी देनी है या नहीं देनी। जब एप्लीकेशन से कॉपी पेस्ट करते हो, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने मान लो यूज कर रहे हो, आपने वहां से कुछ कॉपी किया, तो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो या ना हो, ठीक है ना, ये आप डिसाइड कर सकते हो। पेस्ट टू रिमोट सेशन ओनली, कॉपी टू लोकल ड्राइव ओनली, तो ये भी आप कर सकते हो कि अगर आप चाहो लोकल ड्राइव पे कॉपी करना तो वो भी कर सकते हो। प्रिंट टू लोकल डिवाइस, पासवर्ड साइन इन फॉर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, ये सब चीजें आपके पास वो पूरी फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो मेरी एक इमेज जिस पर मेरे कुछ एप्लीकेशंस हैं वो मैंने सेट हो रही, 2 एप्लीकेशंस के लिए मेरे पास हो गया। गया 1A और ये 1C को हटा दिया, ठीक है। सी आपके पास VPC है, 1A सॉरी। ये कहाँ से पिक करा है, I'm not sure। 1A डाला हुआ है यहाँ तो।
नेटवर्क में ही होगा सर, कॉन्फ़िगर नेटवर्क में ही होगा कुछ। यार होना तो वहीं चाहिए, लेकिन यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे हाँ, सबनेट 2 एक्चुअली चेंज भी हो रहा है। सबनेट 3 है और ये 1B है। एक 1A है, एक भी 1A हो गया। ये तो AP के साउथ है। 1A दिखा रहा है और ये भी AP साउथ 1A दिखा रहा है। ये एक्चुअली इशू। वीपीसी अच्छा, चेंज करके देखो आप। ये इसमें ना हटाना चाहूँ तो VPC चेंज कर नहीं पाऊंगा ना, इसका ये है, तो कह रहे इसको हो। VPC मुझे चेंज करना पड़ेगा। सबनेट्स का फर्क है। कौन सी ये नहीं लेना, 3 वाले को हटा के दूसरा डालना है। ठीक है, अब आ गया, पहले नहीं आ रहा था हम्म। ये। ठीक है ना, चलेगा। कमाल है, पहले नहीं आ रहा था, है ना। तो ये अब चल जाएगा। ठीक है, क्रिएट हो रही है कस्टम एप्लीकेशन की। आप भी अपने फ्लीट को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक फ्लीट बन जाएगी और इसके थ्रू जो आपके एप्लीकेशन का, अब वहां पे जितनी भी एप्लीकेशन उस इमेज के अंदर थी वो वर्चुअलाइज हो जाएंगी, बाकी आप अपना बनाओगे तो आपकी एप्लीकेशन वर्चुअलाइज हो जाएगी। अब जब तक ये क्रिएट होता है, एक बार हम जरा आ जाते हैं यहाँ। वर्क स्पेस हमारा आई थिंक अब बन गया होगा। अरे टाइम ले जाता है। हाँ, तो ये बनेगा डायरेक्टली तभी ये चलेगा। क्या एरर मैसेज दे रहा है, तो टाइम लग जाएगा इसमें। क्या टाइम हो रहा है, 10:48। ये इमेजेस है यहाँ पे, अलग अलग सैंपल इमेजेस है। आप चाहो तो अपनी इमेज बना सकते हो। इसमें सर हमें मतलब इसको में हमें क्या अपना मैनुअली ऐड करना पड़ेगा कुछ, या क्या है, कैसे बनेगी इमेज? इमेजेस तो आपको अपनी मतलब कस्टमाइज ही बनानी पड़ेगी, क्या ना। मान लो अगर आपका सिर्फ उसी फ्लीट से काम चल जाता है जो इमेज है ऑलरेडी, वो तो आप यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होगा ना, जैसे आपके मान लो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, अब जैसे ये वाली इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज में इक्लिप्स, फायरफॉक्स, नोटपैड ये सब पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ यही एप्लीकेशन चाहिए तो काम हो जाएगा, फिर तो इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी कुछ सारी चीजें ऐसी हैं जैसी आपकी, तो वहां पे आपको
अपनी खुद की ही इमेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, इमेज बनाने का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे बनेगा। बनेगा तो ये लॉन्च बिल्डर से। ये इमेज है, इस पे आपको इंस्टांस टाइप आपने चूज किया। इंस्टांस टाइप बेसिकली क्या है कि किस हार्डवेयर पर चलेगा। तो हमने बोला ना अंडरलाइंग हार्डवेयर का आपको टेक केयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्चुअली में अंडरलाइंग हार्डवेयर तो चाहिए होगा ना जिस पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। तो वो आप यहाँ से चूज करोगे। मेरे पास परमिशन नहीं है इमेज बनाने का, क्योंकि वो फ्री टायर अकाउंट है ना, तो सॉफ्ट फोटो लगा हुआ है। तो ये इमेज तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इमेज कैसे बनेगी। बट एक बार इमेज बन गई तो आपका मोटा मोटा फंडा यही है कि अंडरलाइंग हार्डवेयर आपके पास, आपको टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। वो आपने चूज किया, उसके ऊपर आपने अपना ऐप इंस्टॉल किया, उस ऐप को आपने वर्चुअलाइज करा। जैसे हमने फ्लीट बनाया, फ्लीट बना के हम अपना उसको वर्चुअलाइज कर सकते हैं। आपने यहाँ से किया, इसके बाद आपके पास एक आउटपुट मिल जाएगा जिसको आप शेयर करके इसको यूज कर सकते हो। फिर अभी थोड़ा सा टेस्टिंग देखना पड़ेगा इसका कि किस तरीके से यूजर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आपके पास है। ये एप्लीकेशन, तो फिर आपने इसका टेस्ट ऐप, और ये रहा, ये आपके पास आ जाएगा। ये टेस्ट ऐप है, ठीक है। एप्लीकेशंस का जो आइकन लगाना है वो आप आइकन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का पाथ है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, वहां पे एप्लीकेशन का पाथ आएगा। मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को करना है आप, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड डॉट ई एक्स, उसका पाथ लिखो, कौन से फोल्डर के अंदर है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स वहां पे उसके पास आ जाए। यहाँ पे आप डालोगे एप्लीकेशन क्रिएट कर दो, तो वो एप्लीकेशन आपकी इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो, जिस एप्लीकेशन को आप वर्चुअलाइज करना चाहते हो। विंडोज के लिए, लाइनक्स के लिए ये चूज करोगे, रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने कोई मान लो जो भी आप देना चाहते हो पाथ, हमारे पास तो कोई नहीं है अभी, लेकिन यहाँ से आप इसको लोगो दे दोगे और यहाँ पे एप्लीकेशन का पाथ दे दोगे। है ना, ये हो गया।
ऐप ब्लॉक नहीं है मेरे पास, उसका एरर मैसेज दे रहा है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ आपको पर्पस समझ में आना चाहिए और थोड़ा सा आप इसको सर्फिंग करोगे तो आपके पास मिल जाएगा यूज केसेस। ये यूज केसेस ऐसे हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं फील्ड्स में होंगे, मीडिया की कंपनीज में होंगे या ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, वहां पे ज्यादा यूज होगा। या एज ए आर्किटेक्ट, मतलब अगर आपका काम है, मान लो मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट आई, तो मुझे अब पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना, तो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा और उसके थ्रू इजीली इसको गो थ्रू करके निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, वर्क स्पेस का काफी टाइम ले रहा है दोस्त ये, है ना, तो या तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर ये बन जाता है तो फिर आप इसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वर्क स्पेस को बनाओगे वहां से आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके देख सकते हो, तो वर्चुअल वर्क स्पेस बन जाता है आराम से। ठीक है, आज का नेक्स्ट रैप अप क्लास में करें। देख लेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट क्लास कब करोगे, तो स्टॉप कर ले। कल अवेलेबल हो आप लोग?